नमस्कार दोस्तों, मैं शौक चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपना चाणक्य संस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज अपन बात करते हैं इतिहास में आगे की। तो आज अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों मारवाड़ का राव मालदेव। बोलो क्या टॉपिक रहेगा? मारवाड़ का राव मालदेव। दोस्तों राव मालदेव मारवाड़ के रजिए राठौड़ों की अपन बात करें, राठौड़ वंश की, तो सबसे प्रतापी शासक था और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। इसके बारे में अपने को पूरा डिटेल से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे इन शासकों से प्रश्न आने के चांस रहते हैं। जैसे मालदेव हो गया, चंद्रसेन हो गया, उदय सिंह हो गया, जसवंत सिंह हो गया, मेवाड़ में जाए तो कुंभा हो गया, सांगा हो गया, प्रताप हो गया। इस प्रकार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो अपन इसकी बात करते हैं दोस्तों। तो इसके शासनकाल की यदि अपन बात करें तो राव मालदेव 1532 से लेकर, बोलो भाई, मालदेव जी 1532 से लेकर 1562 तक क्या रहे थे? जोधपुर के शासक रहे थे। दोस्तों इन्होंने शासक बनने से पहले दो काम कर दिए थे। कब कर दिए थे? शासक बनने से पहले। देखो यदि अपन इनकी बात करें तो इनके पिता, और इनके पिता का क्या नाम था? राव गांगा। बोलो इनके पिता का क्या नाम था? राव गांगा। ऐसा बताते हैं कि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी 1532 में। किसकी? राव गांगा की। कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ये अफीम के नशे में सोजत के रूप से खिड़की से गिर गए थे, लेकिन राव गांगा की हत्या का दोषी किसे माना जाता है? इनके पुत्र राव मालदेव को। इसलिए राव गांगा की हत्या किसने कर दी थी दोस्तों? मालदेव ने। किसने कर दी थी? मालदेव, जो कि इनका पुत्र था। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पहला पितृहंता। बोलो, मारवाड़ का पहला पितृहंता। पितृहंता का मतलब होता है पिता की हत्या करने वाला, और पहला मतलब इनके अलावा एक और हुए बख्त सिंह, जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो मारवाड़ का पहला पितृहंता किसको कहा जाता है? मालदेव जी को। राव, उनके पिता का नाम क्या था? राव गांगा। इन्होंने कब कर दी थी? 1532 में। एक दोस्तों जब मालदेव जी राव गांगा जब जोधपुर के शासक थे तो 1527 के अंदर एक बहुत ही बढ़िया घटना हुई। बताओ किसी को पता हो तो। 1527 में एक युद्ध हुआ था जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, खानवा का युद्ध। बोलो कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। और इस खानवा के युद्ध में भाई राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक सहायता किसके पास भेजी थी? महाराणा सांगा के पास। तो 1527 खानवा युद्ध में 4000 सैनिकों के साथ, कितने सैनिकों के साथ? 4000 सैनिकों के साथ राणा सांगा की सहायता की। राणा सांगा की सहायता की, क्योंकि सांगा ने उस टाइम खानवा युद्ध से पहले सभी राजपूत शासकों को एक पांति पर्वन पड़ता होती थी, इसके साथ सबको निमंत्रण भेजा था। तो जोधपुर से कौन गया था? राव गांगा का पुत्र राव मालदेव, जो कि उस टाइम शासक नहीं था। शासक कौन था? राव गांगा। इसने अपने पुत्र मालदेव को 1527 के खानवा युद्ध में 4000 सैनिकों के साथ राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। तो इन्होंने अपने राज्याभिषेक से पहले ये दो बड़े काम कर दिए भाई। अब यदि अपन इनके राज्याभिषेक की बात करें दोस्तों, राव मालदेव जी का, देखो राव मालदेव जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना है। हालांकि अभी क्या अपन 1 बाय 1 एक शासक उठा रहे हैं। यदि अपन जोधपुर अभी शुरुआत से उठाता तो बहुत ही रोचक तरीके से इनकी उत्पत्ति बताता मैं आपको, किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार रावसिया ने मारवाड़ या पाली क्षेत्र के आसपास राठौड़ वंश की नींव डाली थी और ये कहाँ से आए थे। लेकिन अभी क्या है कि जब अपन जोधपुर स्टार्ट करेंगे तब की बात, आज अपन सिर्फ मालदेव जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो राव मालदेव का राज्याभिषेक कब हुआ था बताओ? बोलो कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। बोलो कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और इनका दोस्तों राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
सोजत जो कहाँ पर है, पाली में। तो मालदेव जी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, सोजत पाली में। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, तो इनके पास 2 परगने थे। कितने परगने थे, 2 परगने। मालदेव जी के राज्याभिषेक के समय इनके पास 2 परगने थे। पहला कौन सा हो गया, जोधपुर, बोलो कौन सा हो गया, जोधपुर। और दूसरा कौन सा हो गया, सोजत पाली। कौन सा हो गया दोस्तों, सोजत पाली। अभी अपन केवल इनके जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो राव मालदेव का राज्याभिषेक 1532 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, सोजत पाली में। और इनके राज्याभिषेक के समय कितने परगने थे इनके पास, 2, एक जोधपुर परगना था और एक सोजत पाली परगना था। लेकिन ऐसा बताते हैं दोस्तों, इनको मालदेव जी को 52 युद्धों का विजेता, बोलो कितना युद्धों का, 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। कितने परगनों का, 58 परगनों का स्वामी। जब ये राज्याभिषेक हुआ था, जब ये शासक बने थे, तो इनके पास 2 परगने थे। लेकिन बाद में इन्होंने 52 युद्धों को जीता था और कितने परगनों को अपने अधीन कर लिया था, 58 परगनों को। इसलिए इनको 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। किसको, राव मालदेव को। आ गई बात समझ। इसी कारण एक फारसी इतिहासकार थे, बोलो कौन, फारसी इतिहासकार। फारसी इतिहासकार ने इनको क्या कहा था, मालदेव को हस्मत वाला शासक, मतलब वैभव संपन्न, हस्मत वाला शासक। और इसी प्रकार अपने बदायूनी, जिनका पूरा नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी, बोलो क्या है, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने मालदेव जी को क्या कहा है भाई, उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज़ें हैं दोस्तों, ध्यान रखना। राव मालदेव जी के राज्याभिषेक के समय 2 परगने थे। इन्होंने बाद में 52 युद्धों और 58 परगनों को जीत लिया था। इसी कारण फारसी इतिहासकार ने राव मालदेव को क्या कहा है, हस्मत वाला शासक। कई एग्जाम में पूछा हुआ, हस्मत वाले शासक के नाम से कौन जाना जाता है, राव मालदेव, जो कि कहाँ के थे, मारवाड़ या जोधपुर के। अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने क्या कहा, उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, किसको कहा है, राव मालदेव को। इसी प्रकार दोस्तों इनकी एक उपाधि भी है मालदेव जी की, और मालदेव जी की उपाधि क्या है, हिंदू बादशाह। बोलो क्या है दोस्तों, राव मालदेव की उपाधि हिंदू बादशाह, हिंदू बादशाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहाँ अपन यदि दोस्तों एक बात करते हैं छोटी सी चीज़ की, ध्यान रखना है आपको, नोट लगा के बताता हूँ मैं आपको। ऐसे 2 नाम और मिलते हैं अपने को, एक तो मिलता है हिंदू सुल्तान, क्या मिलता है, हिंदू सुल्तान, और एक अपने को नाम मिलता है हिंदू पथ। ये 2 उपाधियाँ भी भाई अपने किसकी है भाई बताओ, हिंदू सुल्तान किसको कहा जाता है, राणा या महाराणा कुंभा को, और हिंदू पथ किसको कहा जाता है, राणा सांगा को। आ गई बात समझ में। तो अपन एक बार बात करते हैं, राव मालदेव जी की उपाधि क्या थी, हिंदू बादशाह, लेकिन हिंदू सुल्तान किसको कहते हैं, राणा कुंभा को, और हिंदू पथ किसको कहा जाता है, राणा सांगा को। उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार किसको कहा गया है, राव मालदेव को। किसने कहा था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने।
चलो अपन आगे चलते हैं। तो देखो, मालदेव के पिता का क्या नाम था? राव गांगा, जिनकी हत्या किसने कर दी थी? राव मालदेव ने। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का पितृहंता। और ये पहले थे इसलिए मारवाड़ के प्रथम पितृहंता। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें इन्होंने 4000 सैनिकों के साथ राणा सांगा की सहायता के लिए गए थे। इनका राज्याभिषेक, मालदेव जी का राज्याभिषेक 1532 में सोजत पाली में हुआ था। और इनके राज्याभिषेक के समय कितने परगने थे? 2 परगने, पहला जोधपुर, दूसरा सोजत पाली। इनको 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का स्वामी कहा जाता है। किसको? मालदेव को। फारसी इतिहासकार ने इनको हस्मत वाला शासक नाम कहकर पुकारा है। और अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने इनको उत्तर भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। और मालदेव जी की एक उपाधि है हिंदू बादशाह। इसी प्रकार हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है और हिंदू पत राणा सांगा को कहा जाता है दोस्तों। अब अपन यदि बात करते हैं मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियानों की, किसकी बात करते हैं? मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान। तो दोस्तों, इसके प्रमुख सैनिक अभियान में देखो एक छोटी सी ट्रिक है अपने पास, थोड़ा उसको भी ध्यान रखना है। वो ट्रिक है बाना सीजा। बोलो क्या है? बाना सीजा। अब अपन बात करते हैं। देखो, मालदेव जी का पहला सैनिक अभियान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा और ये चौथा। पहले पे मैंने क्या लिखा है? भा ना सी जा। तो बा से क्या हो गया? बाद्राजुन अभियान। बोलो कौन सा अभियान? बाद्राजुन अभियान। आ गई बात समझ में? दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? नागौर। तो दूसरा नंबर पर क्या हो जाएगा? नागौर अभियान। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? शिवाना अभियान। और चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? जालोर अभियान। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? मालदेव जी के प्रमुख सैनिक अभियानों की बात करें तो पहला बाद्राजुन अभियान, दूसरा नागौर अभियान, तीसरा सिवाना अभियान, चौथा जालोर अभियान। इनकी ट्रिक है बाना सीजा। अब यदि अपन इनके टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, तो देखो ये शासक कब बने थे? 1532 में। तो सबसे पहले 1532, नागौर वाला 1 साल बाद 1533, 32-33। फिर आ जाओ 1538 और 1539। तो आपको क्या ट्रिक याद रखनी? 32, 33, 38, 39 और इधर क्या याद रखना है? बाना सीजा। यदि अपन इनके शासक की बात करें तो देखो, उस टाइम भद्राजुन का शासक कौन था भाई? बीरा। कौन था? बीरा। यदि अपन नागौर के शासक की बात करें तो उस टाइम नागौर का शासक था दौलत खां। बोलो कौन था? दौलत खां। इसी प्रकार अपन सिवाना की बात करें तो सिवाना का उस टाइम शासक कौन था? डूंगर सिंह। बोलो कौन था? डूंगर सिंह। और उसी टाइम जालोर का शासक कौन था? सिकंदर खां। मालदेव के प्रमुख सैनिक अभियान, भद्राजुन का शासक बीरा, नागौर का शासक दौलत खां और सिवाना का शासक डूंगर सिंह और जालोर का शासक सिकंदर खां। इनकी दीवन टाइम की बात करें तो 32, 33, 38, 39, 32, 33, 38, 39। ऐसे क्रम, इनका क्रम याद रखो ये बाना सीधा से, और ऐसे डेट याद रखो। 32 में शासक बने थे तो 32, 33, 38, 39। अब देखो मारवाड़ी में भाई को क्या कहते हैं? बीरा। और बीरा को क्या मिल जाती है? ज़्यादा दौलत। तो वो कहाँ चढ़ जाता है? डूंगर पर। ज़्यादा पैसे दे तो डूंगर पर चढ़ जाएगा। और अपने आप को क्या समझने लगता है? सिकंदर समझ लो। ये ट्रिक है दोस्तों याद करने की, क्योंकि अपने ऐसे रट्टा मार के तो याद कर नहीं सकते, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। मारवाड़ी में भाई को क्या कहते हैं? बीरा। और तुम्हारा बीरो है, बीरे को क्या मिल जाती है? ज़्यादा दौलत।
तो वो कहाँ चढ़ जाता है, डूंगर पर, और अपने आप को क्या समझने लगता है, सिकंदर समझने लगता है। तो मालदेव के ये प्रमुख सैनिक अभियान थे जिसमें कौन विजय हुआ था, मालदेव। इसके बाद क्या हुआ कि मालदेव ने अपने चारों ओर दिशाओं में अपनी जो साम्राज्य थे वो फैलाना चाह रहा था। तब इसने क्या करा, अपने भाइयों पर अटैक कर दिया था। और भाइयों पर कैसे कर दिया था, बात कब की, 1541 की, बोलो कब की, 1541 में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ था। कौन सा, पाहेबा या साहेबा का युद्ध, बोलो कौन सा हुआ था, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। दोस्तों ये राव मालदेव, एक तरफ कौन था हो गया था, राव मालदेव, बोलो कौन हो गया, दूसरी तरफ कौन हो गया था, इन्हीं के भाई बंद थे भाई, राव जैतसी। ये राव जैतसी कहाँ के थे, बीकानेर के। राव मालदेव के साथ इसका एक सेनापति था जिसका क्या नाम था, कुंपा, बोलो क्या नाम था, कुंपा। राव मालदेव ने भद्राजुण, नागौर, सिवाना और जालोर अभियान जीतने के बाद अपने ही भाइयों पर निशाना बनाया और पाहेबा और साहेबा का युद्ध हुआ 1541 ईस्वी में, जो बीकानेर के राव जैतसी थे उनके साथ हुआ था। किसका, मालदेव जी का। मालदेव जी का सेनापति कौन था, कुंपा। ऐसा बताते हैं कि बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया था, बीकानेर पर मालदेव का अधिकार। देखो दोस्तों ये मालदेव के थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अपने को सीरियस हो गया, अपने को हर चीज़ की ध्यान रखनी पड़ेगी। जहाँ कॉमेडी होती है, जहाँ कुछ हंसी मजाक की बात होती है, वहाँ मैं खुद भी कर देता हूँ आगे होके भी, क्यों, मेरे खुद से भी रहा नहीं जाता है। लेकिन यदि जहाँ सीरियस चीज़ें, जैसे अब ये है, इनको आप तारीख है, इनके जो शासक है, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ याद रखनी पड़ेगी। और प्लस ये इंपॉर्टेंट शासक भी एग्जाम की दृष्टि से, तो अपने को थोड़ा सीरियस होकर भी पढ़ना चाहिए। तो बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया था, मालदेव का अधिकार। और बीकानेर का प्रशासक मालदेव जी ने किसको बना दिया था, कुंपा को। बोलो किसको बना दिया था, प्रशासक किसको बना दिया, कुंपा को, जो 1541 से लेकर 1544 तक कहाँ का प्रशासक रहेगा, बीकानेर का। और राव जैतसी जी मारे गए थे भाई इस युद्ध में। राव जैतसी मारा गया था। इस जैतसी का पुत्र था कौन, कल्याणमल। जैतसी का पुत्र कौन था, कल्याणमल। कल्याणमल कहाँ चला गया था, शेरशाह सूरी की शरण में। आ गई बात समझ में। पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था 1541 ईस्वी में, राव मालदेव से राव जैतसी बीकानेर। इसका सेनापति साथ था मालदेव का कुंपा। युद्ध हुआ, युद्ध कौन जीत गया था, मालदेव। तो और राव जैतसी मारा गया था। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया और इसने बीकानेर का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया, अपने सेनापति कुंपा को। अब भाई साहब इसके जैतसी का पुत्र बचा था कल्याणमल। इसको पहले तो बढ़िया लपकाया, अच्छा सूता इसको, ये सूता तो ये भागकर कहाँ चला गया था, शेरशाह सूरी की चरण में। और उस टाइम शेरशाह सूरी कहाँ का शासक बना ही था, दिल्ली का। 1540 में हुमायूं को हराया था। पाहेबा साहेबा का युद्ध करने के बाद अगले यदि अपन इसके अभियान की बात करते हैं दोस्तों, यही कर लेते, छोटा ही है। इसने 1541 में ये किया था। अगली साल जब ये बीकानेर से वापस आ रहा था तो इसने सोचा चलो मेड़ता में भी बात कर लेते हैं। और 1541 ईस्वी में इसने मेड़ता अभियान कर दिया। कौन सा अभियान, मेड़ता का शासक कौन था भाई, वीरमदेव। बोलो कौन था, वीरमदेव। तो एक तरफ कौन हो गया, राव मालदेव, और दूसरी तरफ कौन हो गया,
वीरमदेव। मालदेव जिस युद्ध में विजय हो गए थे और ये भी कहाँ भाग गया था, शेरशाह की शरण में। बोलो कहाँ भाग गया था। हुआ क्या था, जब ये बीकानेर से वापस आ रहा था राव मालदेव युद्ध जीत कर, तब इसे ऐसा बताते हैं कि वीरमदेव के पास एक हाथी था, कोई दरियाजोश नाम से। वो हाथी लेना चाहता था कौन, मालदेव, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया था। तो इस पर कहते हैं कि मालदेव ने आक्रमण कर दिया और वीरमदेव जी यहाँ से भाग गए, अपने दोनों चप्पलें उठे और सीधे कहाँ भागे थे, सीधा पहुँच गए शेरशाह सूरी की शरण में। और अभी जस्ट पहले पहुँचा कौन था, कल्याणमल। तो ये दोनों ही कहाँ चले गए थे, शेरशाह सूरी की शरण में चले गए थे और शेरशाह सूरी को मालदेव के खिलाफ भड़काना स्टार्ट कर दिया था। यदि अपन आगे बात करते हैं, देखो मालदेव के अपन प्रमुख सैनिक अभियानों की बात करी दोस्तों, ट्रिक क्या है बोलो, बाना सीजा। बा से क्या हो गया, भाद्राजून अभियान, कब हुआ था, 1532 में, शासक हो गया बीरा। दूसरा नागौर अभियान 1533, शासक दौलत खां। सिवाना अभियान 1538, शासक डूंगर सिंह। जालोर अभियान 1539 और शासक कौन हो गया, सिकंदर खां। इसके बाद इसने अपने भाइयों को लपकाना शुरू कर दिया था। 1541 में युद्ध हुआ, पाहेबा साहेबा का युद्ध। मालदेव असेज राव जैतसी, मालदेव असेज राव जैतसी कहाँ का था, बीकानेर का। इसके साथ इसका सेनापति था मालदेव का कुंपा। बीकानेर पर किसका अधिकार हो गया था, मालदेव का। इसने यहाँ का प्रशासक अपने सेनापति कुंपा को बना दिया था, जो 1541 से लेकर 1544 तक बीकानेर का प्रशासक रहा था। इस युद्ध में राव जैतसी मारा गया था। राव जैतसी का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था। जब ये बीकानेर से आ रहा था तो इसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया था और मेड़ता का शासक था वीरमदेव, जो भागकर कहाँ चला गया, शेरशाह सूरी की शरण में। और मेड़ता और अजमेर दोनों पर भाई इस टाइम किसका अधिकार हो गया था, राव मालदेव का। और वो हाथी किसने ले लिया था, राव मालदेव ने। अब क्या हुआ था दोस्तों, अपन बात करते हैं। इसी टाइम शेरशाह सूरी ने एक बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ 1540 में। बिलग्राम पड़ता है उज्जैन एमपी में। तो उस बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था और हुमायूं वहाँ से भागकर कहाँ आ गया था, मारवाड़ क्षेत्र में। और मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर के निकट एक जगह है जोगी तीर्थ नामक स्थान, वहाँ आकर हुमायूं बैठ गया था। और उसने क्या करा कि उस मालदेव से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने 3 सैनिकों को भेजे थे। तो अपन आप आगे बात करेंगे हुमायूं मालदेव संबंध की, किसकी करेंगे, हुमायूं मालदेव संबंध। मैंने आपको बताया था 1540 में एक युद्ध हुआ था दोस्तों। कौन सा युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ था, एक तरफ कौन था, हुमायूं, बोलो कौन था, हुमायूं। और दूसरी तरफ कौन सा, शेरशाह सूरी। ये युद्ध भाई शेरशाह सूरी जीत गया था। वो दिल्ली और आगरा पर किसका अधिकार हो गया था, शेरशाह सूरी का। ये हुमायूं यहाँ से भागा और यहाँ से भागकर सीधा कहाँ आ गया था, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर। कहाँ आ गया था दोस्तों, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आ गया था। ये जोगी तीर्थ नामक स्थान कहाँ पड़ता है, जोधपुर के पास में। बोलो कहाँ पड़ता है, जोधपुर के पास में। जब ये यहाँ आकर बैठ गया था तो इसने क्या करा था, अपने 3 दूत भेजे थे। कहाँ भेजे थे, मालदेव से सहायता प्राप्त करने के लिए। बोलो कहाँ भेजे थे, हुमायूं मालदेव संबंध में यह बताते हैं कि जब 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं से शेरशाह सूरी, इसमें शेरशाह सूरी क्या रहा था, विजयी रहा था।
शेरशाह सूरी विजय हो गया, दिल्ली और आगरा पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया था। तब इसने हुमायूं यहाँ से भागकर कहाँ आ गया था, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आ गया था, जो कहाँ पर है, जोधपुर के पास में। और इसने अपने 3 सैनिक दूत भेजे थे दोस्तों। उन तीनों सैनिक दूतों का नाम क्या है, राम। क्या नाम है भाई, राम। देखो आर से हो गया रायमल सोनी, बोलो क्या हो गया, रायमल सोनी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ए से हो गया अतका खां, ए से क्या हो गया, अतका खां। और एम से क्या हो गया, मीर समेद। ऐसा बताते जब ये तीनों मालदेव जी के पास गए थे, तब मालदेव जी के किसी आदमी ने जाके बताया कि भाई हुमायूं के 3 दूत आए जो आपसे मिलना चाहते हैं। मालदेव जी ने कहा ठीक है मिला दो। जब ये अंदर गए तो इन्होंने नमस्कार किया, कहा कि हमने हुमायूं को भेजा है और हमारे सरदार को भी पता ही है, आपने वो बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हरा दिया था और उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। मालदेव ने कहा कौन शेरशाह सूरी, मैं किसी शेरशाह सूरी को नहीं जानता हूँ, आप बोलो काम क्या है वो। इन्होंने कहा यार गजब आदमी, शेरशाह सूरी से नहीं डरता है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम हमारे सरदार हुमायूं के साथ यहाँ जोगी तीर्थ स्थान पर रुके हुए हैं और हमें कुछ सहायता चाहिए, 3-4 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। मालदेव जी ने तुरंत फ़ोन लगाया जनता स्वीट होम पे, सबसे पहले कि भाई इनके लिए कचौरी मंगवाओ बढ़िया, और हुमायूं के लिए भी मंगवा दो। इनको बढ़िया कचौरी वचौरी खिलाई, नाश्ता करवाया और बोला कि काम, तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ सहायता चाहिए। तब ऐसा बताते हैं कि मालदेव जी ने इनको, बीकानेर परगना भी नए नए जीता ही था ना, तो इनको बीकानेर परगना और सैनिक सहायता का आश्वासन दिया था भाई, सैनिक सहायता का आश्वासन दे दिया था मालदेव ने कहा। तब इन्होंने कहा था कि भाई शेरशाह क्यों नाम मत लो उसका, मैंने बोल दिया आपको बीकानेर परगना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ मेरा एक आदमी मिलेगा, कौन, कुंपा, वो आएगा आपको ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक सहायता भी मिल जाएगी आपको, यदि आप पर शेरशाह सूरी बीकानेर में आक्रमण करता है तो आप मेरे को एक मिस कॉल दे जाना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। ये भाई साहब तीनों यहाँ से खुशी खुशी कहाँ आ गए, वापस हुमायूं के पास। हुमायूं आके बोला भाई साहब मालदेव तो क्या गजब आदमी है, इतनी सेवा करी, ये लो आपके लिए मिठाई का डब्बा और भेजा। हमने कहा कि भाई भूखे हैं तो, और उसने तो पूरा बीकानेर दे दिया, का आराम से रहो, जिस होटल पे हाथ लगे हुए तुम्हारी है, बीकानेर पूरा परगना दे दिया, सैनिक सहायता ले। और शेरशाह सूरी से डरता ही नहीं अगले वाला, ये तो कहता कौन शेरशाह सूरी। तो हुमायूं ने कहा चलो फिर सब ठीक है, तो अपन चलते हैं बीकानेर। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, एक समस्या है, जब हम वहाँ गए हुए थे, कहाँ, मालदेव के पास, तब वहाँ 2 दूत आए हुए थे, किसके, शेरशाह सूरी के। तब मालदेव हुमायूं ने कहा कि क्या कहा उन्होंने, कि ये हमें नहीं पता, वो अलग रूम में थे, हम अलग रूम में थे, लेकिन आए हुए थे। तब इस हुमायूं ने, अब इसका एक पुस्तकालय अध्यक्ष था दोस्तों हुमायूं का, पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसका क्या नाम था, मुल्ला सुर्ख। बोलो क्या नाम था, मुल्ला सुर्ख को बुलाया हुमायूं कि क्या कह सकते हैं। तब इन्होंने कहा कि हो सकता है मालदेव को कोई लालच दे दिया हो और कह दिया हो कि भाई हुमायूं को हमें गिरफ्तार करवा दे, तुम जो मांगोगे दे देंगे, और हो सकता है इनकी चाल हो, हमें बीकानेर में बंदी बना कर किसको सौंप देंगे, शेरशाह सूरी को। इस मुल्ला सुर्ख की सलाह पर ये मालदेव पर अविश्वास करता है और ये जोधपुर नहीं जाकर दोस्तों कहाँ चला जाता है, अमरकोट पाकिस्तान। ये सीधा कहाँ चला गया था, अमरकोट, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और यहीं पर किसका जन्म हुआ था, बादशाह अकबर का जन्म यहीं पर हुआ था। आ गई बात समझ में। हुमायूं मालदेव के संबंधों के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो 1540 में क्या होता, बिलग्राम युद्ध में जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था, तब ये वहाँ से भागकर सीधा कहाँ आ गया था, जोगी तीर्थ नामक स्थान है जोधपुर के पास, वहाँ आ गया था। और इसने अपने 3 सैनिक भेजे थे, नाम याद रखना है, रायमल सोनी, अतका खां और मीर समेत, राम। इनकी ट्रिक क्या है, राम, रायमल सोनी, अतका खां और मीर समेत। तीनों सैनिकों को जब मालदेव के पास सहायता के लिए भेजा, तब मालदेव ने इनको बीकानेर परगना और सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया था, ध्यान रखना। लेकिन
ये हुमायूं अपना पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख की सलाह पर किस पर विश्वास करता है? मालदेव पर विश्वास करता है और कहाँ चला जाता है? अमरकोट पाकिस्तान। और अमरकोट पाकिस्तान में किसके पास जाता है? वीरसाल सोडा की शरण में, वीरसाल सोडा की शरण में चला जाता भाई, वीरसाल सोडा की शरण। और यहीं पर किसका जन्म होता है? बादशाह अकबर का। अब भाई साहब मैंने बताया कि वो दोनों जो शेरशाह सूरी के दो सेनापति आए हुए थे वो वहाँ गए और कहा कि भाई साहब एक समस्या है। क्या? कि जब हम वहाँ गए थे तो हुमायूं के 3 सेनापति आए थे। तब शेरशाह ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि ये नहीं पता, वो अलग रूम में थे और हम अलग रूम में थे। तब इसने शेरशाह ने दिमाग लगाया, क्या कैसे गए? तब कहा होगा कि भाई ठीक है मैं तेरी सहायता कर दूंगा शेरशाह के खिलाफ। तो इस कारण दो तो कारण क्या थे? एक तो कल्याण मल्ल उरमदेव भाग के किसकी शरण में गए थे? शेरशाह सूरी की, तो वो भड़का रहे थे आक्रमण के लिए किसको? शेरशाह को। और तीसरा कारण ये हो गया कि इसने हुमायूं को क्या दिया था? बीकानेर परगना और सैनिक सहायता का आश्वासन दिया था, जिससे कौन नाराज हो गया था? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने किस पर आक्रमण की योजना बना रही थी? राव मालदेव पर। और उसके बाद एक दोस्तों इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। 5 जनवरी 1544 को गिरी सुमेल नामक स्थान जैतारण तहसील में पाली जिले में पड़ता है। तो अपन आगे बात करेंगे गिरी सुमेल युद्ध के वर्णन की। तो हुमायूं मालदेव संबंध में यह बताया जाता है कि जब 1540 में हुमायूं जी आ गए थे तब इनको सैनिक सहायता का आश्वासन दे दिया था, लेकिन ये अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख की सलाह पर मालदेव पर विश्वास करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? अमरकोट पाकिस्तान। किसकी शरण में? वीरसाल सोडा की शरण में। हुमायूं ने जब जोगी तीर्थ नामक स्थान पर आया था तो कितने दूत भेजे? 3। ट्रिक क्या है? राम। पहले का नाम रायमल सोनी, दूसरे का नाम अतका खां, तीसरे का मीर समेद। और मालदेव ने इनको सहायता का आश्वासन दिया था। और बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिनमें विजय कौन हुआ था? शेरशाह सूरी। चलो तो अब अपन बात करते हैं गिरी सुमेल युद्ध की दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है मालदेव जी का, ध्यान रखना है। कौन सा युद्ध है? देखो, सबसे पहले गिरी सुमेल का युद्ध। घटना कब की है वो लोग? 5 जनवरी 1544। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखनी है। कई एग्जामों में पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछ सकते हैं। तो कौन सा युद्ध हो गया? गिरी सुमेल का युद्ध। ये गिरी सुमेल कहाँ पड़ता है भाई? जैतारण पाली में। बोलो कहाँ पड़ता है? जैतारण पाली में। अब क्या हुआ था, जब शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण की तैयारी कर ली थी तब मालदेव ने कहा था कि शेरशाह सूरी जोधपुर की सीमा में नहीं आना चाहिए। तब इनका प्रशासक था, एक इनका सेनापति था मालदेव जी का, कुंपा, जो कहाँ था? बीकानेर। और उसी का भाई कौन? जेता। वो कहाँ पर था? मालदेव जी। तब जेता ने कहा था कि भाई हमारा गांव है पहाड़ों के बीच में, वहाँ चलो, खूब लड़ो खूब मरो, कोई दिक्कत नहीं। तब ये कहाँ पहुँच गए थे? गिरी सुमेल के मैदान में। इधर शेरशाह सूरी जी, इधर शेरशाह सूरी जी चले और सीधा अपना पड़ाव कहाँ डाल दिया था इन्होंने? बोलो, बाबरा में। आगरा से चले और इन्होंने अपना पड़ाव कहाँ डाल दिया था? बाबरा में। और यहीं पर इन्होंने अपनी युद्ध की योजना बनाई थी। तो बाबरा नामक स्थान पर युद्ध की योजना बनाई किसने? शेरशाह सूरी ने। ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ सकते हैं, शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी? बाबरा नामक स्थान पर। पाली जिले में पड़ता है ये स्थान, बाबरा नामक स्थान पर। ये आगरा से चले थे और सीधा कहाँ आके रुके थे? बाबरा में। और वो यहीं पर इन्होंने इस युद्ध की योजना बनाई थी। अगली बात करें तो देखो, यह युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये आपको पता चल गया होगा, राव मालदेव और वर्सेज कौन होगा इनके सामने? शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी जी के साथ में उनके सेनापति थे कौन? एक का नाम जलाल खां जलवानी, बोलो क्या नाम था? प्लस मैंने बताया था ना कौन? कल्याणमल, जो कि कहाँ से थे? बीकानेर, राव जयसिंह का पुत्र। और दूसरा कौन था? वीरमदेव, जो कहाँ से था? मेड़ता से। इसके यदि अपन साथ की बात करते हैं मालदेव जी के साथ की, तो इसके सेनापति कौन थे भाई इसके साथ में? एक तो जेता हो गया था, एक बीकानेर से कौन आ गया था? कुंपा आ गया था। आ गई बात समझ? इस युद्ध का ऐसा बताते हैं कि दोनों सेनाएं गिरी सुमेल के मैदान में आकर आमने सामने हो गई थी। मालदेव के जो प्रबल ताकतवर सेनापति थे कौन थे? जेता और कुंपा। शेरशाह सूरी के साथ कौन था? कल्याणमल और वीरमदेव। जलाल का जलवानी बाद में आता है। तब भी क्या हुआ था कि इस शेरशाह सूरी ने एक कूटनीति का प्रयोग किया और अपने सैनिकों की अगर एक व्यापारियों का बेस करवाया और इनको कहाँ भेज दिया था? मालदेव के से जहाँ मालदेव की सेना पड़ाव डाल गई थी वहाँ। और किस लिए? तलवारें वगैरह ढाल वगैरह बेचने के लिए। और इनको एक पत्थर दे दिया शेरशाह सूरी ने कि ये पत्थर मालदेव के वहाँ डाल देना। अब ये जब तलवारें ढाल बेचने गए मालदेव के वहाँ युद्ध क्षेत्र में, तब उन्होंने क्या करा कि वो पत्थर मालदेव के कमरे में डाल दिया था जहाँ मालदेव रुका हुआ था। उस मालदेव के हाथ वो पत्थर लगा था और उस पत्थर में क्या लिखा हुआ था कि शेरशाह सूरी, तुम्हारे कहे अनुसार हमने राव मालदेव को आज गिरी सुमेल के मैदान में लाकर खड़ा कर दिया है और कल सुबह युद्ध स्टार्ट होते ही हम इसको तुम्हें सौंप देंगे और तुम्हारे कहे अनुसार हम दोनों को जोधपुर का प्रशासक बना दिया जाए। नीचे जेता एंड कुंपा और साइन किए हुए। अब भाई साहब मालदेव का दिमाग खराब। मालदेव ने कहा अच्छा। तब भी साले कह रहे थे कि अपना गांव चलो, खूब लड़ो, खूब मरो। और ये कुंपा जो बीकानेर का प्रशासक था वहाँ से भाग कर यहाँ आया कि नहीं मैं सहायता करूँगा आपकी युद्ध में। और मालदेव ने इन दोनों पर विश्वास करके और अपने सेनापतियों को बुलाया, अपने सामंतों को वहीं बुलाया और कहा मिलो इन आस्तीन के सांपों से। इन्होंने तब इन्होंने कहा कि ये लेटर हमने नहीं लिखा है, लेकिन इनका विश्वास नहीं करा और ये सेना वापस कहाँ जाने लगी थी। तब जेता और कुंपा ने मना कर दिया था कि मैं नहीं चलेंगे क्योंकि हमारी बदनामी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये दोनों वहाँ नहीं गए थे। और मालदेव जी यहाँ से 4 जनवरी को, बोलो कब? 4 जनवरी 1544 को, और अपनी सेना के साथ कहाँ वापस चले गए थे? जोधपुर। बोलो कहाँ चले गए थे? ये जोधपुर आ गए थे। जेता और कुंपा मात्र इनके पास कितने सैनिक बचे थे? 13,000 सैनिक बचे थे इनके पास। बोलो कितने बचे थे? इन्होंने 13,000 सैनिकों के साथ बहुत ही बहादुरी से किसके साथ युद्ध किया था? शेरशाह सूरी के साथ। और ऐसा बताते हैं कि इसने शेरशाह सूरी के 27,000 सैनिकों को लपका दिया था। किसने? जेता और कुंपा के इन 13,000 सैनिकों ने। लेकिन आखिर में ये शेरशाह सूरी से युद्ध करते हुए दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। क्योंकि शेरशाह सूरी जब इसने देखा कि अपनी सेना कम होती जा रही है और जेता और कुंपा की इसने युद्ध बारी को देखकर शेरशाह सूरी घबरा गया था और शेरशाह सूरी ना नमाज अदा करने बैठ गया था। और उस परवरदिगार अल्लाह ने इसकी सुन ली और उसी टाइम ये जलाल खां जलवानी एक विशाल सेना लेकर कहाँ पहुँच गया था? गिरी सुमेल के मैदान में। और फिर जेता और कुंपा अपने सैनिकों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ये जब शेरशाह सूरी ये युद्ध हारते हारते बचा था, हारते हारते जीता था, तब इसने एक लाइन कह दी थी यहाँ पर जो इतिहास में बहुत ही फेमस हो गई है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता।
तो ये बात किसने कही थी, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किसने कही थी, शेरशाह सूरी ने। अब यहाँ पर जोधपुर किसका ये युद्ध कौन जीत गया था, शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी को यहाँ चैन नहीं हुआ था दोस्तों, और ये यहाँ से युद्ध मैदान से सीधा कहाँ चला गया था, जोधपुर। लेकिन जब इसका पता मालदेव को चला तो मालदेव यहाँ से कहाँ भाग गया था, सिवाना। बोलो कहाँ भाग गया था, सिवाना, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों की क्या रही है, शरण स्थली रही है मारवाड़ के राठौड़ों की। और ये सीधा कहाँ चला गया था, सिवाना पर। जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया, जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार। और इसने जोधपुर का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था, शेरशाह ने जोधपुर का प्रशासक बना दिया था ख्वास खां को। बोलो किसको बना दिया था, ख्वास खां को। तो प्रशासक किसको बना दिया था, बोलो किसको बना दिया था, ख्वास खां को। अब जब ये शेरशाह सूरी यहाँ से वापस लौट रहा था दोस्तों, जोधपुर पर किसका अधिकार हो गया था, शेरशाह का। जब ये शेरशाह सूरी यहाँ से वापस आ रहा था, बोलो कहाँ पर, तब ये बीच में एक स्थान पड़ा था कालिंजर। कौन सी जगह थी, कालिंजर, एमपी में। शेरशाह ने कहा कि चलो इस कालिंजर का भी, यहाँ का शासक था कीरत सिंह। शेरशाह ने कहा कि ये कीरत सिंह भी थोड़ा नाटक कर रहा है, इसको भी सल्टा ही देते हैं। और ये जब आ रहा था तो 1 साल हो गया था, और बात कभी हो गई थी 1545। लेकिन जब इस कीरत सिंह को पता चल गया था कि शेरशाह सूरी की सेनाएं आ रही है, तब इसने क्या करा, दुर्ग की घेराबंदी और टाइट करवा दी थी। लेकिन शेरशाह सूरी ने क्या करा कि इसके पास बारूद था, बारूद लिया और बम तोड़े फेंके। एक उक्का नामक तोप थी। जब उसने कीरत सिंह ने दरवाजे नहीं खोले थे तो इसने उक्का नामक जब तोप चला रहा था शेरशाह सूरी, तो कहते हैं कि उस तोप चलाते समय इसकी शेरशाह सूरी की यहीं पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी दोस्तों। तो कालिंजर अभियान में मारा गया ये। शेरशाह मारा गया था। जब ये जोधपुर से वापस जा रहा था तब बीच में एमपी में कालिंजर नामक एक स्थान आता है, वहाँ का शासक भी इसके साथ अनबन थी। तो इसने क्या करा, उस पर आक्रमण करने का सोचा, लेकिन उसने अपने दुर्ग की घेराबंदी टाइट कर दी। तब इसने क्या, पहले तो बारूद फेंके थे लेकिन उनसे नहीं खुला, तो फिर उक्का नामक एक तोप थी। क्या नाम था तोप का, उक्का नामक तोप चलाते समय कौन मारा गया था, शेरशाह सूरी। अब इस बात का समाचार सीधा कहाँ पहुँच गया था, सिवाना। किसके पास, मालदेव के पास। मालदेव ने तुरंत अपना बैग पैक किया और सीधा कहाँ पहुँचा, वापस। बोलो कहाँ पहुँचा, जोधपुर। और जोधपुर में इस टाइम कौन बैठा था, ख्वास खां। इसने आकर बोला गेट खोलो, गद्दी पर बैठना है। तब ख्वास खां ने कहा क्यों, बोलो क्या शेरशाह सूरी को, मुझे शेरशाह सूरी ने बिठाया। तब मालदेव ने कहा हाँ बुला ले आज तेरे शेरशाह सूरी को, तेरा शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान में मारा गया। तब ख्वास खान का अपने सैनिकों को लियो और भाई अपने बैग करके लियो, चलते हैं अपन। और जो इस प्रकार 1545 में पुनः अधिकार किसका हो गया था, जोधपुर पुनः अधिकार हो गया था मालदेव का। आ गई बात समझ में। गिरी सुमेल का युद्ध बोलो कब हुआ था, 5 जनवरी 1544 को। गिरी सुमेल कहाँ पर है, जैतारण पाली में। किस किस के मध्य हुआ था, राव मालदेव और शेरशाह सूरी। इसके सेनापति जेता और कुंपा, और इसके सेनापति जलाल खां जलवानी था। इसके साथ था बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से विरमदेव। और ये आगरा से जब आया था तो इसने अपना पड़ाव कहाँ डाला था, बाबरा नामक स्थान पर। और यहीं पर इसने युद्ध की योजना बनाई थी। ठीक है, जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे और ये हारते हारते बचा था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी का एक कथन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। इंपॉर्टेंट है, किस युद्ध में कहा गया है, गिरी सुमेल के युद्ध में। किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने। फिर ये अपने मालदेव जी पहले ही सेना लेकर चले गए थे, लेकिन इसने जब जोधपुर पर अधिकार किया तो मालदेव कहाँ चला गया था, सिवाना। और अपना जोधपुर का प्रशासक किसको बना दिया था, शेरशाह ने ख्वास खां को। ध्यान रखना है, ये प्रशासक वाले पूछ लेते हैं।
शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद जोधपुर का प्रशासक किसको बनाया था? ख्वास खां को। और 1545 में शेरशाह सूरी की कालिंजर अभियान में उक्का नामक तोप चलाते समय क्या हो गई थी? मृत्यु। और 1545 में मालदेव का जोधपुर पर पुनः अधिकार हो गया था। आ गई बात समझ में? अब अपन आगे चलते हैं मालदेव जी की इंपॉर्टेंट चीज। मालदेव वेड्स किसके साथ हुई थी बोलो? उमादेव, डॉटर ऑफ लोणकरण फ्रॉम जैसलमेर। अभी क्या हुआ था? ये मालदेव अपने चारों ओर जीत रहा था, ठीक है। इसने अपने बीकानेर भाइयों तक को नहीं छोड़ा था। अब इसने जैसलमेर की ओर पैर बढ़ाने शुरू किए थे। तब जैसलमेर का शासक लोणकरण ने क्या अपने सामंतों से चर्चा की। तब उन्होंने कहा कि मालदेव दो ही वजह से, या तो वो आक्रमण करेगा या उसका कुछ धन सामग्री देकर उससे विदा ले ली जाए। तब इन्होंने क्या करा? लोणकरण जी ने इनको, जब जैसे ही मालदेव ने आक्रमण करना चाहे जैसलमेर पर, इनको कुछ धन सामग्री देके समझौता कर लेते। थोड़े दिन बाद मालदेव जी वापस आ गए। तब इनके सामंतों ने समझाया कि इस प्रकार से अपन काम नहीं चला सकते, इतनी जैसलमेर की इनकम ही नहीं है रियासत की जितने तो मालदेव जी लेके जा रहे। तब इन्होंने सामंतों ने इनको कहा था कि आपकी एक पुत्री है जिसका क्या नाम है? उमादेव। और उस उमादेव का विवाह किसके साथ कर दिया जाए? मालदेव जी के साथ। फिर कोई जवाई तो अपने से फिर थोड़ी मांगेगा टैक्स। तब इन्होंने कहा कि क्या मालदेव मानेगा? तब इन्होंने अपने लोणकरण जी ने विवाह का प्रस्ताव किसको भिजवा दिया था? मालदेव के पास। बोलो किसके पास? मालदेव के पास। तब मालदेव ने कहा ऐसे कैसे विवाह कर ले, फोटो वगैरह भेजो। तब लोणकरण जी ने कहा कि मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए फोटो वगैरह, आप देख लेना और बता देना। मालदेव ने फोटो देखी, गजब यार, इसने अपना दोस्त बताई कब भाई, भाभी तो अच्छी है। तब इसने हाँ कर दी थी और विवाह की तारीख तय हो गई थी। अब जब मालदेव जी की बारात, बहुत शान से, चौथा विवाह था इसका, जब मालदेव जी की बारात कहाँ आई थी? जैसलमेर। तो लोग छतों पर देखने लगे, इतनी भयंकर हाथीर, घोड़ेर, गधेर, बकरेर सारे आए थे इनकी बारात में, सब देखने लगे थे। तब बात किसके कानों में पड़ी थी? उमादेव के। तो ये भी छत पे जब देखने जा रही थी, तब सीढ़ी में कमरा था, वहाँ लोणकरण जी बात कर रहे किससे? उमादेव की माँ से। और ये बता रहे हैं कि आज मैं मालदेव को लपका दूंगा, यही मार दूंगा। तब उमादेव ने ये संदेश अपनी दासी के थ्रू किसके पास भिजवा दिया था? मालदेव जी के पास। और मालदेव जी कहा कि आपको फेरों में लोणकरण जी मार देंगे। तब इसने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी और इसको ब्याह के कहाँ गए थे? ये वापस जोधपुर। अब भाई शाम को दोस्तों ने कहा भाई ब्याह करके आए, पार्टी आर्टी दे। इन्होंने क्या पार्टी सार्टी कर ली। आ गई बात समझ में? और मालदेव जी ने इन्होंने पार्टी करके ये आके अपने रूम में लेट गए। तब इन्होंने एक दासी के भिजवाया कि उमादेव को बोलो कि जरा मालदेव जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तब उमादेव के साथ एक इसकी दासी आई थी, जब ये विवाह करके आई थी इसकी एक दासी आई थी उमादेव के साथ। इसका नाम क्या था भाई? भारमली। बोलो क्या था? भारमली। ये भारमली इनके साथ आई थी उमादेव। तब इस उमादेव ने भारमली को भेजा कि आप मालदेव जी को जाके बोलो कि रानी साहब को थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मालदेव ने सोचा यही उमादेव है, और समस्त रात्रिकालीन क्रियाओं का शिकार कौन हो गई? भारमली। और भारमली भागते हुए उमादेव के पास गए और जाके क्या बोला? तुम्हारा पति चरित्रहीन है। इस बात से उमादेव नाराज होकर सीधा कहाँ गई थी? बोलो दोस्तों, यहाँ से ये सीधा नाराज होकर अजमेर तारागढ़ दुर्ग में आ गई थी। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। जब सुबह दुर्ग में इस बात का पता चला कि उमादेव नाराज हो गई तो लोग कारण पूछा। मालदेव जी ने कहा मुझे नहीं पता क्या हुआ। तब मालदेव जी ने एक ईश्वरदास जी थे जो इनके यहाँ पर दरबारी विद्वान थे, उनको कहा कि आप ये जोधपुर के लिए अपमान की स्थिति, आप जाओ और उमादेव को लेकर आओ। तब ऐसा कहते हैं कि ईश्वरदास जी कहाँ आए थे? तारागढ़ दुर्ग
अजमेर। और इन्होंने जब उमादेव को कहा कि रानी साहब बात क्या हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मालदेव जी से माफ़ी मंगवा दूंगा, एक बार आप जोधपुर के सम्मान की खातिर कहाँ चलो, वापस जोधपुर चल लो। लेकिन उमादेव जब यह कहते हैं कि उमादेव रवाना हो गई थी, लेकिन यहाँ से जब वो आधे रास्ते पहुँची थी तो एक आसानंद जी बारठ मालदेव की अन्य रानियों ने इनको भेजा था, किसको, आसानंद जी बारठ को। और इन्होंने आके उमादेव को कहा था कि मान रखे तो पिव रखे तज मान, दो दो गजों ने बंधियो एक एक कुंटे ठान। या तो मान रखना है तो पिया को त्यागना पड़ेगा, और यदि पिव को रखना है तो मान को त्यागना पड़ेगा, दोनों चीज़ें कभी नहीं रह सकती। तब ऐसे कहते हैं कि उमादेव यहाँ से कहाँ चली गई थी, गुंदोज पाली। बोलो कहाँ चली गई थी, गुंदोज पाली। और इस मालदेव की जो सबसे बड़ी पत्नी थी जिसका क्या नाम था, उसका पुत्र था राम, उसको गोद ले लिया था, जिसको कहते हैं दत्तक पुत्र। और अपने दत्तक पुत्र राम के साथ कहाँ रहने लगी थी, गुंदोज पाली में, ठीक है। और 1562 में जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी तो तब भी ये नहीं आई थी। और ये 1562 में केलवा एक स्थान है राजसमंद में, केलवा राजसमंद, केलवा राजसमंद में मालदेव जी की पगड़ी के साथ मां सती हुई थी। पति की यदि किसी वस्तु के साथ सती होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मां सती हुई थी। और यह प्रक्रिया कहलाती है अनुसरण करना। बोलो क्या कहलाती है। और ये इतिहास में अपने विवाह की पहली रात से रूठकर कहाँ चली गई थी, तारागढ़ दुर्ग में। ईश्वरदास जी के समझाने पर आ रही थी, लेकिन आसानंद जी बारठ इनके कहने पर ये यहाँ से कहाँ चली गई, गुंदोज पाली। और जब 1562 में मालदेव की मृत्यु हुई तब भी नहीं आई। और ये यहाँ से कहाँ चली गई थी, केलवा राजसमंद में, और मालदेव की पगड़ी के साथ यहीं पर सती हो गई थी। इसलिए इसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, रूठी रानी के नाम से। बोलो उमादेव को किस नाम से जाना जाता है इतिहास में, रूठी रानी के नाम से। अब यदि अपन रूठी रानी के मेल की बात करें दोस्तों तो 3 बताए जाते हैं। पहला तो कहाँ हो गया, तारागढ़ दुर्ग। दूसरा कहाँ हो गया, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और तीसरा बताते हैं जयसमंद झील उदयपुर। इसी प्रकार यदि अपन रूठी रानी कविता की बात करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें। रूठी रानी की कविता, तो रूठी रानी की कविता किसने लिखी थी, केसरी सिंह बारठ। बोलो किसने लिखी थी, केसरी सिंह बारठ। तो ये था उमादेव मालदेव संबंध। मालदेव का विवाह जोधपुर के राव लूणकरण सर की पुत्री उमादेव के साथ हुआ था। और इसकी उमादेव के साथ इसकी दासी आई थी भारमली। मालदेव ने अफीम और शराब के सेवन में जब भारमली के साथ दुर्व्यवहार किया तब ये उमादेव नाराज होकर कहाँ गई थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और आसानंद जी के कहने पर ये वापस यहाँ से कहाँ चली थी, गुंदोज पाली। और 1562 में केलवा राजसमंद स्थान पर मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो गई थी, सती हो गई थी। और इस प्रकार पति की किसी वस्तु के साथ सती होना क्या कहलाता है, महासती। और रूठी रानी, और ये इतिहास में उमादेव किस नाम से जानी जाती है, रूठी रानी के नाम से। और रूठी रानी का महल कहाँ पर है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा और जयसमंद झील उदयपुर। और रूठी रानी कविता किसने लिखी थी, बोलो केसरी सिंह बारठ ने। आ गई बात समझ में। अब अपन बात करते हैं, मैंने अभी आपको इसके 2 दरबारी विद्वान बताए थे। पहले का नाम क्या था, ईश्वरदास जी, जो उमादेव को मनाने गए थे। दूसरे का क्या नाम था, आसानंद बारठ। इन तीनों की भी 3-3 प्रमुख रचनाएं हैं जो ध्यान में रखनी है अपने को। ईश्वरदास जी की पहली रचना क्या है, हाला झालारी कुंडलियां। बोलो क्या है,
हाला जालारी हाला जालारी कुंडलियाँ। दूसरी क्या है, देवी यान, बोलो क्या है, याद रखनी है अपने को। और तीसरी हरी रस, बोलो क्या है, हरी रस। इसी प्रकार आसानंद जी की 3 प्रमुख रचना है, जिसमें पहली क्या नाम है, उमादेव भटियाणीरा कवित, बोलो क्या है। दूसरी पागा बारमलीरा दुआ। और इसी प्रकार तीसरी क्या है, गोगा जी की पेड़ी, गोगा जी की पेड़ी। दोस्तों मालदेव के 2 दरबारी विद्वान थे प्रमुख, जिन पहला ईश्वरदास जी, दूसरा आशा बारठ। ईश्वरदास जी तीसरा हाला जालारी कुंडलियाँ, देवीयान और हरिरस। आसानंद जी की रचना है उमादेव भटियाणीरा कवित। प्रश्न पूछा उमादेव भटियाणीरा कवित के लेखक कौन है, आसानंद जी। बागा बारमलीरा दुआ। दोस्तों जब ये उमादेव तो यहाँ से नाराज होकर कहाँ चली गई थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, लेकिन पीछे कौन बच गई थी, बारमली। तो ये बागा बारमली की बहुत शानदार एक कहानी स्टोरी है। अभी क्या वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है स्टोरी के चक्कर में, इसलिए कभी ऑफलाइन क्लासों में बताएंगे आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है बागा बारमलीरा दुआ। ये किसने लिखी थी, आसानंद जी ने। और एक कौन सी, गोगा जी की पेड़ी। ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपन यदि फटाफट बात करते हैं तो देखो मालदेव जी के प्रमुख निर्माण कार्य में भी अपन देखें तो देखो निर्माण कार्य में इनका सबसे पहला 4 दुर्ग बनाए थे इन्होंने। मेड़ता दुर्ग, जिसको क्या कहते हैं, मालकोट, बोलो क्या कहते हैं। एक इन्होंने बनाया था रिया दुर्ग। ये दोनों ही कहाँ हैं दोस्तों, नागौर में। तीसरा बनाया था इन्होंने सोजत, और ये सोजत कहाँ है, पाली में। और चौथा इन्होंने बनाया था पोखरण दुर्ग, और पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में। इस प्रकार इनके मालदेव के 4 प्रमुख निर्माण कार्य। दोस्तों ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता, फिर भी मैंने कोशिश करी कि मालदेव की वो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर करवा दिए जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यदि अपन इनके बाद शासक के बाद इनके 4 पुत्र थे, जो चंद्रसेन बनेगा आगे का शासक, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद।